Hello there, once again, Dr. CK Narayan coming to you from New Trader with yet another edition of Charts and Beyond. This is episode number 35, and I have entitled this episode as A Durable Bottom Has Been Made. यही चीज़ हम इसी के खोज में थे कि मार्केट एक बॉटम बनाएगा, क्योंकि ये जो घटते घटते आए, इतने वोलाटिलिटी हुए, इससे सब लोग तो थक चुके. So we were all wondering where it was going to end, and now it looks like we have a durable bottom which has been made. अच्छा, ये durable bottom मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये एक मैं तो कहता हूँ कि भाई सारे एस्पेक्ट्स तो इसमें चार्ट्स एंड बियॉन्ड में मैं कैप्चर करने को देखता हूँ, क्योंकि एट द सेंटर ऑफ इट ऑल इज गोइंग टू बी चार्ट्स. बराबर है. ये चार्ट्स में टाइम आ गया, सेंटिमेंट आ गया, प्राइस एक्शन आ गया, मैक्रोज आ गए, पैटर्न्स आ गए, सारे चीज़ कैप्चर हो गए चार्ट्स में, और चार्ट्स में से फीडबैक होते रहता है सभी चीज़ों में. सो दैट इज हाउ charts and what lies beyond them, but all captured inside the chart. That is what is charts and beyond. और आप अगर पहली बार जुड़े हैं, ये मैसेज मैं हर बार कहता हूँ, ये पहली बार आप चार्ट्स एंड बियॉन्ड में जुड़ रहे हो, तो कृपया करके हमारी यूट्यूब चैनल पे जाइए. वहाँ पर ऑल द अदर एपिसोड्स आर देयर फ्रॉम 1 to number 34, and you will be able to view them. They are absolutely free of charge. No charges of any kind. If you like the content, like and share what you have seen. If you have any comments to share about them, please do so. If you have any questions, please address them to us either through the YouTube channel, or you can address them directly through to us or through our website or WhatsApp group and everything. There are many ways to get in touch with us, which all we will speak by the by. So what has been happening is this war thing. अब ये वॉर ने सबको परेशान कर रखा है. अच्छा, इसमें मैं कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स पढ़ रहा था, और एक कोई पर्टिकुलर आर्टिकल था विच रियली कैप्चर्ड माय अटेंशन, तो मैंने सोचा उसके बारे में आपके साथ मेरी जो राय है और मेरी जो रीडिंग है उसको आपके साथ शेयर करूं. तो हियर इज व्हाट इट इज. आप अभी देखेंगे रीसेंट ग्लोबल क्राइसिस क्या है. बहुत सारे थे, यूक्रेन थे, सीरिया में था आईसिस के सामने, और वो सब जो हुआ प्रॉब्लम वहाँ, फिर वेनेजुएला जहाँ पर प्रेसिडेंट को उठा लाए, और अभी ये ईरान. ये सब हमें लगते हैं कि दीज आर ऑल आइसोलेटेड इवेंट्स, बट अकॉर्डिंग टू दिस वेरी गुड इंटरेस्टिंग आर्टिकल दैट आई रेड, he says this is not isolated events, but it is a coordinated US grand strategy. ये ग्रैंड स्ट्रेटेजी क्या है? टू अचीव टोटल कंट्रोल ओवर ग्लोबल एनर्जी फ्लोज. ग्लोबल एनर्जी फ्लोज क्या है? ऑयल. दैट इज द ग्रेट एनर्जी फ्लो ऑफ द वर्ल्ड विच कंट्रोल्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. द पेट्रोडॉलर सिस्टम, क्योंकि ये एक बहुत ही बैकबोन है ये हमारे जो ग्लोबल इकोनॉमी का, द पेट्रोडॉलर सिस्टम, and ultimately the infrastructure underpinning this new point on which is artificial intelligence. So ये सब का एक बहुत बड़ा साजिश तो नहीं बोल सकता है, बट ये एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है इमर्जिंग आउट ऑफ द यूएस. अभी जो प्रो अमेरिका वाले हैं वो तो तुरंत बोलेंगे अरे यार ये आदमी तो कम्युनिस्ट हो गया, लेफ्टिस्ट हो गया, वोक हो गया. ऐसी कोई बात नहीं है. तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ. ओके, सो लेट अस लुक एट दिस यूरोप थिएटर विच इज द यूक्रेन वॉर. सैंक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? नॉर्थ स्ट्रीम. नॉर्थ स्ट्रीम क्या? पाइपलाइन है विच गोज फ्रॉम रशिया इनटू यूरोप एंड जर्मनी इन पर्टिकुलर ऑफ गैस, राइट. एंड वो अगर कट हो गई, नॉर्थ स्ट्रीम की जो पाइपलाइन है वो कट हो गई, सो व्हाट हैपेंस इज it forces the whole of Europe to rely on US for LNG and PNG and all that gas. Europe becomes a captive energy market tied to the dollar system because remember everything is priced in dollar. तो ये तो एक सबसे पहला एक हुआ. उसके बाद हुआ सीरिया. सीरिया में क्या था? डाउनफॉल ऑफ असद. हफीज अल असद का चल रहा था, उसका डाउनफॉल हुआ. यहाँ पे किसको किसको हुआ? चाइना. China had this Belt and Road, construction, BNR it was called, and that was their big weapon, China's big weapon, which they used in whole of Middle East. They are using it in Africa.
They have used it with Pakistan. They have used it in, Colombo and Sri Lanka. And this was one of the big push outward of China's increasing hegemony over the world. So, ये downfall of Assad breaks China's Belt and Road energy corridor. ठीक है, energy corridor to the Mediterranean, geographically isolating Iran. ठीक है, तो यहाँ पर two birds with one stone हो गया. अच्छा, फिर आया वेनेजुएला. वेनेजुएला में क्या हुआ? इट इज द ऑयल रिच एरिया. ठीक है, द यूएस सिक्योर्स कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेवी क्रूड रिजर्व्स. क्या किया? रीइंफोर्सिंग इट्स डोमिनेशन इन रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स एंड टेकिंग अनदर ऑयल रिसोर्स सोर्स आउटसाइड द डॉलर सिस्टम ऑफलाइन. की यूएस चाहता है कि कोई भी चीज आउटसाइड द डॉलर सिस्टम नहीं हो, वे सब उसका कंट्रोल में. तो वेनेजुएला को भी ले लिया, सीरिया से करके चाइना पे थोड़ा मात दे दिया, यूक्रेन में वॉर करके वो जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइप गैस है उसको थोड़ा दिक्कत हो गई. सो ऑल ऑफ दीज वेर गोइंग ऑन, दैट इज व्हाई सेइंग कोऑर्डिनेटेड. एंड नाउ ईरान एंड द होल ऑफ द मिडल ईस्ट. यहाँ पे क्या हो गया? ये जो पूरा हो गया, ये ईरान विच हैज गॉट दी among the largest gas infrastructure and petrol infrastructure, oil infrastructure, it has taken that whole area into a big problem area. Qatar is one of the biggest LNG producers in the world, right? And now the closure of the Strait of Hormuz, that is causing global oil prices to spike, and Titans depends on US energy exports. अभी oil कहाँ से मिलेगा? या तो आपको रशिया से मिलेगा या आपको यूएस से मिलेगा. बाकी कहीं से ऑयल मिलना थोड़ा बहुत तो मुश्किल है, क्योंकि ऑल अदर्स आर समवॉट अंडर प्रेशर राइट नाउ. सो विद दीज मूव्स द यूनाइटेड स्टेट्स बिकम द वर्ल्ड्स ओनली स्केल्ड सप्लायर ऑफ ऑयल एंड एलएनजी. ये दोनों एकदम इम्पॉर्टेंट लाइफ ब्लड है फॉर एवरीथिंग इन आवर लाइव्स. Evolving the petrodollar into a petro-stroke LNG dollar. पहला तो petrodollar ही था, but LNG has also become such a big part in the energy complex that now you have to say petro LNG dollar. A system locking allies like Europe, Japan, South Korea into long-term US energy dependency. और ये एक हो गया, ये पूरा एक axis of powers हो गया which the US can rule with great deal of comfort. तो मुझे लगता है ये जो सिनेरियो जो इस ऑथर ने प्रेजेंट किया बहुत सही लगा, प्लॉसिबल लगा कि भाई शायद थिंकिंग ऐसे ही हो. क्योंकि बहुत बार हम लोग सोचते थे कि अमेरिका को क्या मिला, दे गॉट अ वॉर विच दे डिडंट विन. अरे भाई, वेयर डिड दे नॉट विन? अ विन नीड नॉट बी दैट समबडी सेज आई सरेंडर एंड ऑल दैट एंड प्रिजनर्स ऑफ वॉर और paraded and all that. Victory can be in so many ways. These are modern times. Warfare has changed, right? So this is the thing. तो इसमें क्या था? एक और लेयर था, and the that layer is strategic. Energy dominance enables control of AI and semiconductor production, as these industries rely heavily on stable power. अब स्टेबल पावर आता है नेचुरल गैस, दूसरा मटेरियल्स, ये हीलियम रेयर अर्थ, ये हीलियम वगैरह भी ईरान से बहुत आता है, रेयर अर्थ आता है वहां से, मिडल ईस्ट से, ये कतार है और ये बहरेन, ये सब जगह जो है रेयर अर्थ इज देयर. By constraining China's import, China is rich in all this, and America doesn't want that China should dominate the world with rare earths. So this is the way to blockade all that. It wants to constrain China's imports and securing domestic energy abundance. The US gains a decisive advantage in the race for artificial superintelligence. क्योंकि आगे जो है everything is going to be about AI and A super AI, right? So ये अगर हुए और वहाँ पर China with its rare earth, which is quite substantial, and China has got everything. So US doesn't want that China should become dominant. So I think this whole theory proposed by this author makes more and more sense the more you think about it. So the main takeaway that I have here from these slides is that the US has executed a deliberate sequence of geopolitical maneuvers, deliberate, ठीक है, to consolidate global energy dominance, fortify the dollar's supremacy,
नहीं तो बहुत सारे बात हो रहे थे कि डॉलर्स हेगेमनी इज गोइंग टू ब्रेक, डी de-dollarization is going to happen very quickly, and the dollar will lose its preeminence. Everybody will start trading in their own currency. BRICS का currency आ जाएगा. China's renminbi will become dominant, and so on and so forth. So many things were going on for the last few years. And then to prevent all that, dollar has been the preeminent currency of the world after World War II, right? जो अभी इतने साल हो गए, 80 साल में जो चल रहा है, उसका इतना आसानी से अमेरिका इसे जाने नहीं देगा. Effectively merging energy, finance, and computing power into a single lever of global influence. Up, just go over all the slides that I've shown you, and if you think about it, I don't know if all this is can really be true, but it sounds very, very plausible to me that a super world power like America will not concede its dominance in area in any manner. So this is what I had put together for to share with you guys as a part of Charts and Beyond. This is of course the Beyond part, and we will come to the charts part and all next, right? So this was the main takeaway. So those who are interested should take the recording of this Charts and Beyond, go over these slides once again and think about it, and maybe you will also come up with your own ideas. If you have your own idea thoughts, I would welcome you to post some comments on it and give me some of your own viewpoints, right? All right. So now इसके साथ साथ क्या हुआ है कि यार एफआई तो पीट रहे हैं हमको. देयर सेलिंग हैज नॉट स्टॉप्ड. बीच में हार्डली थोड़ा सा राहत मिल रही थी कि भाई जैसे ये ईरान वार शुरू हो गया तो वापस सब वो लोग बेचने लग गए. नो क्वेश्चन हियर इज, अब एफआई क्यों अभी भी कुछ नहीं कर रहे? वैल्यूज तो गिर गए काफी कुछ बराबर है, एंड आई थिंक द ट्रेलिंग पीई ऑन द निफ्टी हैज कम डाउन टू 19 नीचे जा रहे हैं. तो अभी क्या है, तो अभी ये सब कंसिडरेशन है कि उसमें सबसे पहला है कि इंडिया इज एक्सपोज टू जियोपॉलिटिकल शॉक्स, बिकॉज ना इंडिया में ऑयल है ना इंडिया में गैस है. दोनों अपन इंपोर्ट करते हैं, अभी दोनों में पीट रहे हैं. एलएनजी पीएनजी गैस दोनों नहीं है, बोथ ऑफ देम आर नॉट देयर. वी आर हैविंग प्रॉब्लम विद सीएनजी. ऑल दिस आर वेल नोन नाउ. ऑयल प्राइसेस हैव गॉन अप, और इसके पहले चार्ट्स एंड बियॉन्ड में आप देखेंगे मैंने कवर भी किया था ऑयल के प्रोस्पेक्ट्स, और मैंने कहा था कि ऑयल प्राइसेस विल stay up. So the second most important thing is India doesn't really have any AI plays. आप इसके बारे में गौर करें. इंडिया में जेन्युइन AI प्ले कोई भी कंपनी नहीं है, तो यहाँ पर आकर के इन्वेस्ट किस में करे? वही चीज में करे, सर्विसेज कंपनी में करे, तो कोई फार्मा में करे. आज का तारीख में AI इज द बिगेस्ट स्टोरी गोइंग. इट्स द न्यू बॉय इन टाउन. और इंडिया में जेन्युइन एआई प्लेस नहीं है, तो एफआई आकर के इन्वेस्ट करे तो भी कहाँ करे? द बिगेस्ट विनर्स इन अमेरिका, इफ यू सी ओवर द लास्ट year or two, have been all what? The new age companies. And the new age companies, either we don't have. What is the new age company we have? We have Eternal, we have Zepto, and we got food delivery systems. We are not having AI plays, and if they are there, they are very, very niche and very small. अब इसमें कहाँ एफआई मनी सब आएगा? इसमें प्रमोटर का मनी नहीं आ रहा है, एंजल इन्वेस्टर का मनी आना आना भी मुश्किल है. अच्छा, वैल्यूएशंस कंटिन्यू टू बी हाई. अपेरेंटली अभी 20-22 का वैल्यूएशन में भी पैसा डालना है, तो ना कि वैल्यूएशन अभी भी अधिक है रिलेटिव टू वेयर वी वेयर. वैल्यूएशंस कैन बी लेसर, but relative to the rest of the world, are we still cheap? There we are not cheap, and that is the problem. And that is why valuation, this is relative valuations continuing to be high. So these are the reasons why FIs continue to keep away. There are more reasons. The rupee continues to depreciate steadily. ये तो अपन ने बात की है कि रूपी का जो दौड़ है वो तो अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जो USD INR चार्ट है उसमें क्लियरली डॉलर सीम्स टू बी ऑन अ गुड विकेट, एंड दैट इज नॉट सीडिंग ग्राउंड. तो इसके मतलब है कि इन फैक्ट आप देखेंगे तो रूपी हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज इन रीसेंट टाइम्स अमंग ग्लोबल करेंसीज. So steadily depreciating rupee means nobody is going to come in and put money, including our expats. They don't put money, they prefer to keep the money in dollars. क्योंकि यहाँ पर 10% 15% गिर जाए रुपी
तो their dollars are going to fetch more money. So why would they repatriate unless of course उनका इधर का घर उसी के कारण चलता है, वो लोग सब मजबूरन रिपैट्रिएट करेंगे, बट अन्य लोग रिपैट्रिएशन भी करना बंद कर देंगे, ऐसा रूपी डेप्रिशिएट होता होगा। खैर गवर्नमेंट तो इसके बारे में तो दे मस्ट बी फुल्ली सीज्ड ऑफ इट, और वो लोग अपनी जगह पे जो करना है वो तो करते रहेंगे, हम तो सिर्फ देख के थोड़ा बहुत उस पर कमेंट कर सकते हैं। Okay, now the other thing is FIs were sitting on profits. Even today they are sitting on profits. अच्छा 21-22 हजार का होल्डिंग हो गया 15%, बट फिर भी प्रॉफिट में ही है वो लोग, बहुत सारे शेयर में प्रॉफिट में है। ठीक है, कोई चीज में पिट भी गए रहेंगे, बट देन दे आर सेलिंग देम आउट, एंड सो दिस इज हैपनिंग, एंड दैट इज व्हाई दे आर चूजिंग टू कैश आउट ऑन दोस। अब आप अगर देखेंगे तो HDFC बैंक फॉर एग्जाम्पल, इतना सारा HDFC बैंक ले रखे थे वो लोग। देर वॉज अ स्टेज अ फ्यू years ago when HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड ऑल वेर 74% owned by FIs, 74% owned by FI। खैर वो तो अभी नीचे आता ही गया, और अभी करेंटली आप अगर देखेंगे पिछले 1-1.5 साल में HDFC बैंक उदाहरण के तौर पे, वहां पर कुछ 1 साल पहले 2 साल पहले 52% ओनरशिप हुआ करता था FIs के, वो अभी घट के 52% से इट हैज कम डाउन टू ऑलमोस्ट अराउंड 43-44%, मतलब 8-9% के अभी भी यहाँ भी गिरावट हो गई। और ये सब जो ड्रामाबाजी हुआ उनका चेयरमैन को लेकर के, उसके बाद तो जोर से गिरावट आ गई। तो ये सब तो चल रहे हैं, दे आर सेलिंग बिकॉज दे आर स्टिल इन प्रॉफिट, बिकॉज HDFC Bank, for all its decline and all that, has just retraced to about what, 38% of its long-term advance. Long-term advance वो भी मैं कहाँ से ले रहा हूँ? 2020 की बॉटम से ले रहा हूँ। 2020 की बॉटम से 2023-24 का टॉप लेंगे, उसका केवल 38% रिट्रेसमेंट हुआ है अभी तक। तो ये जो हुआ भाव 770-775 में, so you have, if something goes wrong, they are still sitting on a lot of profit, because they have been investing in HDFC Bank from 2015, 16, 17। जब इसका भाव हुआ करता था, लिस्टिंग हुआ 14-15 रुपए भाई, तो आप सोच लो कितना प्रॉफिट होगा। HDFC बैंक तो एक दे रहा हूँ, देर आर सो मेनी मोर, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग FIs were sitting on profit, they still are। तो वो प्रॉफिट टेकिंग क्यों नहीं करेंगे, जब स्पेशली जापान, कोरिया, ताइवान, यूरोप एटसेट्रा सीम्स टू बी अ बेटर डेस्टिनेशन फॉर देयर मनी। ये एक प्रॉब्लम है जिसके कारण FIs आर स्टिल गोइंग आउट। अच्छा, यहाँ पर टैक्सेशन का तो एक अभी भी प्रॉब्लम रहा, क्योंकि LTCG लगा दिया था, और LTCG में हर बार ये प्रार्थना रहती है कि भाई इन पे तो हटा दो, इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज चार्जिंग देम LTCG, अदर्स आर नॉट। बट गवर्नमेंट है कि इस बात को कान में डाल नहीं रही है। अभी क्या करे, वी कैन ओनली एंट्रीट विद द गवर्नमेंट दैट दे शुड टेक अ लुक एट दिस। अभी हाल में ये STT वगैरह बढ़ा दिया, तो ऑप्शन मार्केट में रही थी ये सब जेन स्ट्रीट वगैरह की, वो सब भी अभी कम हो गया। तो दैट इज अनदर एरिया वेयर दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। सो FIs आर नॉट कमिंग बैक सो क्विकली। जो फॉन्ड होप्स हम लोग रखते थे कि हाँ अभी हमारा वैल्यूएशन 18-19 पे आ गया, स्मॉल कैप जो है वो 35-40 था, वो अभी 26 से 30 हो गया, अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। अरे भाई नहीं आने वाले हैं। दीज आर ऑल द वेरियस रीजंस। ओके, सो नाउ, अच्छा ये दिस इज एन असाइड। अभी ये मैं खास करके इसलिए बोला था कि 2-3 एपिसोड के पहले मैंने बोला था कि भाई द मार्केट विल हैव मेड अ बॉटम समवेयर इन द अर्लियर मंथ ऑफ फेब्रुवरी। वो फेब्रुवरी में तो नहीं हुआ, अभी एक मार्च में। तो ये एपिसोड का क्या रखा मैंने टाइटल कि अ ड्यूरेबल बॉटम हैज बीन मेड। तो ये मैं दूसरी बार कह रहा हूँ कि बॉटम हैज बीन मेड। तो तो ये एक पॉइंट है मेरे जो, whenever we make any forecast about the future, it is always a little uncertain. It is not to just say something just once. ये तो एक बार मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ये होने का संभावना है, but I have to keep on revisiting it, revising it, and updating it, because both the business and our understanding of the business keeps evolving, because events keep on happening. Neither I nor the business is the same all the time. Everything is changing all the time. So therefore, we must revisit, we must refine, we must update. And both the business and your own understanding of what the business is, what the forecast is. तो इसमें मैंने एक हेराक्लिटस करके एक ग्रीक फिलोसफर है, उसको मैंने कोट किया, इसी लाइन पे है।
He says, no man ever steps into the same river twice, for it is not the same river and he is not the same man. आप सोच लो, रिवर जो है वो फ्लोइंग वाटर है, वो फ्लोइंग वाटर इधर ही नहीं रहता है, जब फ्लो करते रहता है, when he steps into it tomorrow morning, it is not the same water. The water is changed, the river is in the same place, but the water is not the same, so it is not the same river. And this man is one day older. एक पूरा दिन हफ्ते के बाद आए, एक दिन के बाद आए, जब भी वो आए, जो एक्सपीरियंसेस अलग अलग थे, उसके मूड स्विंग्स बहुत सारे हुए. ही इज नॉट द सेम पर्सन 1 week फ्रॉम टुडे or tomorrow morning that he was yesterday or last week. So Heraclitus was bang on when he said, no man ever steps in the same river twice, for it is not the same river and he is not the same man. अब हर चीज में अपना जो अपन काम करते हैं, हर चीज जिसमें अपन अप्रोच करते हैं, ये अगर फिलॉसफी अपन मेंटेन करें तो डॉगमेटिक बनने से बच जाएंगे. डॉगमेटिक बनने से क्या होता है कि अपन अड़ियल हो जाते हैं. अड़ियल हो जाता है तो अपन एक स्टैंड लेके वहीं हट नहीं सकते, फिर वो एक ईगो इश्यू हो जाता है, फिर वहाँ अहंकार आ जाती है और बहुत कुछ उधर से बहुत कुछ नुकसान ही होता है. हेराक्लिटस, दैट इज व्हाई इज कॉल्ड सच अ ग्रेट ग्रीक फिलोसफर. तो द रिवर इज नेवर द सेम एंड यू आर नॉट द सेम. फैंटास्टिक सेइंग. I thought I should share it with you. All right. So, अभी क्या है? What has remained the same? Fund flow from the locals continues. ये तो SIP inflow in March came in at a new record. 32,000 करोड़ पे आ गए. पिछले में 28-29,000 था, हाईएस्ट एवर. ठीक है. तो इसका क्या मतलब है कि लोग तो पैसा लगा रहे हैं फ्रॉम इंडियन हाउस होल्ड. ये 29,000 पिछले महीने में था, 32 मार्च में. सो दिस नेट इन्फ्लो इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आल्सो जम्प्ड. वो भी कितना? 56% ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस. 40,000 करोड़ हो गए फ्रॉम 25,000 करोड़ इन फरवरी. लुक एट द जंप, सब्सटेंशियल. मार्केट में रुपया तो आ ही जा रहा है, पब्लिक तो पैसा दे ही रहे जाएगा. अच्छा, क्या ये लोग को सब पता नहीं है जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रहे हैं, वॉर चल रहा है, इंडिया में ऑयल की दाम बढ़ रही है, ये वो है, स्टॉक मार्केट में सब लोग परेशान है, ये नथिंग. बट दे आर स्टिल पोरिंग इन मनी ऑन ईयर टू ईयर बेसिस. इनफ्लो रोज ऑलमोस्ट 61%. मार्च में 25,000 करोड़ आए थी, करंट मार्च में देखिए 40,000 करोड़ आ गए. तो दिस इज गुड न्यूज कि अपना पैसा तो आ ही रहा है लोगों का. सो मार्केट के अंडरनीथ द मार्केट देयर इज अ बिग कुशन ऑफ डोमेस्टिक मनी, राइट. अभी एफआई नहीं आए तो अपन वी आर टेकिंग इट इन आवर स्ट्राइड्स ना. बोले ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, बट वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. बट वो भी आ जाए तो लाइफ विल बी जिंगल आला. बट देन वो नहीं आ रहा है, उसके तो रीजन देखे अपन. जब वो सब सुधर जाएगा, वो भी आ जाएगा, तब वो आ जाएगा तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा. बट इन द मीन वाइल अपने SIP के थ्रू और डायरेक्ट इनटू म्यूचुअल फंड, ये तो जबरदस्त चल ही रहा है. ओके. तो अभी अपन चलते हैं चार्ट्स पे. अब चार्ट्स पे क्या आया? चार्ट्स पे आया तो सपोर्ट लेवल पे आ गए. ये इसीलिए मैंने कहा था कि भाई ये एक ड्यूरेबल बॉटम जैसा दिखता है. क्यों? मैंने यहाँ पर देखा, ये एक रिसेंट ये जो निफ्टी की चार्ट है, एंड आई हैव टेकन दिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो लास्ट जून जुलाई में जो बॉटम बनी थी, उसके मैंने रिट्रेसमेंट करा, वो भी एक 38% रिट्रेसमेंट में आके खड़ा हो गया. जो अभी हाल में 30 मार्च को बॉटम बनी थी वहाँ पर. और एक पिच फोर्क भी मैंने ड्रॉ किया. आपने देखा है, अक्सर मैं पिच फोर्क का उपयोग भी करता हूँ. इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टूल्स एंड आई फाइंड दैट इट गिव्स मी वेरी गुड सिग्नल्स. ये मीडियम लाइन ऑफ द पिच फोर्क में परफेक्ट एक बॉटम आया और वहाँ से पावरफुल कैंडल्स आने लगा. तो पिच फोर्क चैनल्स आर सपोर्ट रेजिस्टेंस, एंड व्हेन यू कंबाइन देम विद पावरफुल कैंडल्स, and when you combine them with other retracement, other price measure areas, if they come in, then it seems like a confluence, and that is telling us that okay, you may be at a good bottom, and that is why I've called it. अच्छा, इसके साथ साथ मैंने जो टाइम काउंट है वो भी जोड़ लिए. अभी यहाँ पर मैंने जोड़ लिए सिंपल काउंट्स है, ज्ञान के जो काउंट्स है, 30 days, 60 days, 90 days, ये सब डिग्रीज ऑफ अ सर्कल है. तो ये डिग्रीज ऑफ अ सर्कल है, इसमें एक 15 दिन का भी काउंट है, एक 7.5 days का भी काउंट है. उतना माइक्रो लेवल पे तो मैंने नहीं किया, बट ये 30 days है फ्रॉम वेरियस नियरेस्ट स्विंग टॉप्स एंड स्विंग बॉटम्स.
तो मैं ये जो टॉप था यहाँ पर से, दिस इज द टॉप वी मेड सम टाइम बैक, राइट? ये जो शुरुआत में जनवरी में, वहां से देर इज अ 90 डे काउंट विच केम राइट डाउन टू द बॉटम। फिर ये इंटरमीडिएट टॉप था, वहां से 60 डे आया। फिर एक महीना टॉप यहाँ हुआ, वहां से 30 डेज आया। फिर आप इधर देखेंगे एक महीना टॉप है, यहाँ से एक्चुअली 15 दिन है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ टाइम विच केम इनटू दिस बॉटम। और इधर एक मैंने एक छोटा सा पिचफोर्क भी डाला विच वाज इनटू दिस, दैट आई शोड यू द पिचफोर्क ऑन अ लॉन्गर टर्म चार्ट। हियर आई एम शोइंग यू पिचफोर्क ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम चार्ट। वहां पर मीडियम लाइन पे रेस्ट थी और यहाँ पर ये बॉटम ऑफ द चैनल पे रेस्ट लिया है। और वहां से देखिए कैंडल बनाया, बड़ा सा गैप बनाया। अब ये गैप क्या है, गैप एरिया मैंने मार्किंग कर रखा है, और ये गैप एरिया आएगा करीबन 23,200 के आसपास। तो ये आपका चलते चलते दिस इज योर मेजर सपोर्ट एरिया गोइंग इनटू द नियर फ्यूचर। ये मीडियन लाइन भी होगा, बट देन ये मीडियन लाइन कीप्स गोइंग डाउन। ये प्राइस एक्शन हो गया, ये पैटर्न्स हो गए, ये टाइम हो गया। इसके पहले भी मैंने आपको दिखा दिया, दूसरे अन्य पैटर्न्स भी दिखा दिया। अभी एक 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 और चीज है, मोमेंटम। मोमेंटम में डाइवर्जेंस भी आ गया आरएसआई का, और आरएसआई सीन ऑन होल्डिंग ऑन टू एन इम्प्रूवमेंट। अब हमें क्या चाहिए कि आरएसआई में स्ट्रेंथ आए, स्ट्रेंथ ये और भी आगे पिछले 1-2 दिनों में अच्छा हुआ है। ये वीक का जो ट्रेडिंग है, ये मैं आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन 17 अप्रैल, दिस दोपहर के टाइम में। सो इन दिस वीक देयर हैज बीन अ बिट टमल्टस, बहुत बड़ा गैप डाउन भी हुआ, बहुत बड़ा गैप अप भी हुआ, एंड मार्केट नीचे खुला और रिकवर करके अब ऊपर दिया, ऊपर खुल के नीचे गया, एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इट हैज डन। So what we want to see is that the RSI keeps going up, and on at the end of the week, which is today Friday, इसमें अपने को कोई अच्छी सी RSI रीडिंग मिले और ये गैप बरकरार रहे और ये डाउन स्लोपिंग पिचफोर्क चैनल की ब्रेकआउट हो जाए, हो चुकी है ऑलमोस्ट। सो ये अगर सस्टेन कर जाए तो देन वी विल आर लाइकली टू सी दैट दिस बॉटम विल सर्वाइव, and now we have a gap area which can also act as a support zone or a stop loss zone for us to know. We have a signal from the pattern here कि down sloping pitchfork जब भी upside breakout आ, तो that is market's way of telling you कि भाई एक बार के लिए तो मेरा डाउन ट्रेंड यहाँ पर और एक अपवर्ड रैली मैं अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। So this is what is the chart saying to us about what is going on as far as the Nifty is concerned. Similar is the picture with the Bank Nifty and others. कोई कम कोई ज़्यादा, ये सब तो चल रहा है क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत है। तो आई एम नॉट मेंशनिंग एनी स्पेसिफिक लेवल्स, क्योंकि इतना वॉलेटिलिटी में लेवल्स का कोई मायना ही नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा दो इंट्राडे डे ट्रेडिंग कर रहे हैं उन लोग के लिए भी मायना नहीं है, क्योंकि वॉलेटिलिटी मेक्स मिन्समीट ऑफ ऑल दीज लेवल्स। आप बड़े पैमाने पे क्या पिक्चर बन रहा है उसके अनुसार आपके ट्रेडिंग बनाइए, और कैंडल स्टिक के जरिए दूसरे आप ये चीज के लिए देखें कि तेजी करना है मंदी करना है, बी मुझे इस पोजीशन में बने रहना है नहीं बने रहना। दीज आर द ओनली टू थिंग्स फॉर यू टू कंसिडर। ऑल राइट, सो दिस इज द थिंग। तो लेट अस गो डायरेक्टली एज 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 वी डू इन एवरी चार्ट्स एंड बियॉन्ड कि अपना स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। अच्छा, अपना स्ट्रेटेजी में ये मैं कह रहा हूँ कि ड्यूरेबल बॉटम सीम्स टू हैव बीन मेड, राइट, बट दिस इज कैविएटेड ऑन एनी ड्रास्टिक चेंज ऑन द वॉर फ्रंट। कल को ये ट्रम्प भाई साहब के कोई भरोसा ही नहीं है, ये कुछ भी कर देगा। वहाँ पर एक इजराइल लेबनान को ठोके जा रहा है। ईरान बोलता है कि भाई लेबनान भी पीस प्रोसेस में आना चाहिए, वो लोग बोलते हैं नहीं होगा। वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, सो लेट अस बी अलर्ट फॉर एनी ड्रास्टिक चेंजेस ऑन द वॉर। बारिंग एनी ड्रास्टिक चेंजेस, मुझे लगता है कि ड्यूरेबल बॉटम बन चुका है। और एनीवे दिस स्टिल फॉल्स विद इन माई स्टेटमेंट। मेरा जो मैप बना था कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ईयर का बॉटम बनेगा। अच्छा, ये जाकर के 30 मार्च को बना। खैर टेक्निकली आई एम करेक्ट, आई वुड हैव लव्ड इट इफ इट हैड बिकम इन फरवरी एंड ऑल दैट। हमें मस्त मौका मिल जाते, बढ़िया सा खरीदी कर लेते, कोई बात नहीं। फर्स्ट क्वार्टर में बॉटम बन गया है ऐसा लग रहा है, तो यहाँ से मार्केट एक अपवर्ड पाथ में चलना चाहिए। द रैली इज ट्राइंग टू टेक होल्ड, ये सब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन तो किया था कि कैसे वो डाउन पिच फोर्क से आगे निकल रहा है। कुछ मोमेंटम आरएसआई में सपोर्ट मिल रहा है वगैरह वगैरह, गैप भी बनाया हुआ है। इफ सक्सेसफुल देन इंटरमीडिएट राइज इज अहेड, टारगेटिंग 24,300 टू 24,800, 24,300 तो आ चुका। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा टिंग टोंग कर रहा है मार्केट,
यहाँ सर्वाइव कर जाए तो 24,800 तक भी जगह है। अब जिसको लेवल्स फॉलो करते हो उनको याद रहेगा कि ऑन द वे डाउन 24,800 एक बहुत बहुत जबरदस्त सपोर्ट लेवल हुआ करता था, वो टूट गया तो दैट सपोर्ट विल कन्वर्ट इनटू रेजिस्टेंस, करेक्ट। अच्छा, ऑयल इज ऑन द अप एंड अप, ऑयल का तो कोई गिरावट नहीं आ रहा है, बट इट सीम्स टू बी इट इज सीन टू बी क्वाइट वॉलेटाइल। कोई 120 होता है, फिर से 110 होता है, फिर अभी 95 हो जाता है। अच्छा, ऑयल में मेन चीज़ क्या है कि सप्लाई हैज़ बीन डिसरप्टेड, ठीक है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े ऑयल फील्ड्स है, स्टोरेज लेवल्स है, वो सब में बॉम्ब डाल करके reserves have been depleted. It will take quite some time for those reserves to be replaced, right? Almost 6 million barrels per day has now been curtailed, and this will take a long time for that to get back in production and then to come back thing. तो अभी के लिए आप अपन ये समझे कि वो $60 $65 वाला जो थे ज़माना, वो तो अभी इमीडिएटली तो आना नहीं है। 80-85 का आप एक न्यू नॉर्मल समझे, इसके नीचे मुझे नहीं लगता है कि अभी ऑयल जाएगा। दिस इज द न्यू नॉर्मल, एवरीबडी विल हैव टू एडजस्ट टू, एंड सो विल आवर इंडियन मार्केट्स एंड इंडियन इकोनॉमी। अभी ये मेन बात स्ट्रैटेजी में, Q4 रिजल्ट्स हैव स्टार्टेड, TCS आया, TCS में दूसरे कोई सब प्रॉब्लम हो गए, वो भी तो अपन पढ़ रहे हैं, थोड़े थोड़े दूसरे स्टॉक भी आए, बट अगला हफ्ते से ये Q4 रिजल्ट्स की दौड़ इन फुल फ्लो हो जाएगी। तो मार्केट को अभी कोई फोकस शिफ्ट करने के लिए, फोकस अवे फ्रॉम द वॉर, फोकस अवे फ्रॉम ट्रम्प एंड टेंट्रम्स, ये सब से फोकस शिफ्ट करने के लिए कुछ तो अपने पास अवेलेबल है, और तो अपने को ये स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी, एंड दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे फॉर दिस वीक. We are already looking at a scenario where the war is starting to impact us less and less and less, and the market has probably turned around. अब अपने पास एक Q4 रिजल्ट शुरू हो रहे हैं, ये अगर अभी कितना इम्पैक्ट हुए नहीं हुए उसमें कमेंट्री आएगा कि ये आगे चल के अगला साल में क्या होगा, वो सब भी एक आइडिया आ जाएगा अगले Q1 का। वो सब पे निर्भर है कि मार्केट आगे कैसी चलेगी, but then the point is there is something else for us to focus upon. So these are the things, and these are what must become part of our strategy. Now we already have a bottom, rally का क्या स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो ऑयल का मूवमेंट कैसा हो रहा है उसको ट्रैक भी करना है, ऑफ कोर्स डॉलर रुपी का भी ट्रैक भी रखना है, और कितनी जल्दी ये सप्लाई comes back online, that is what we got to do. अच्छा, उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुलता है नहीं खुलता है, ये ब्लॉकेड सक्सेसफुल होता है नहीं होता है, वो सब भी ऑल दैट विल डिसाइड. तो वी गॉट टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल दैट न्यूज, एंड ऑफ कोर्स द रिजल्ट्स, दिस विल बी द मेन ड्राइवर ऑफ लॉट मेनी स्टॉक विच आर नॉट इम्पैक्टेड बाय द वॉर. तो हमें क्या करना है, ठीक है, जो इम्पैक्टेड है उसको अभी फिलहाल देखे नहीं, जो नहीं इम्पैक्टेड है उसके लिए अपने को ये रिजल्ट से कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा. This is what is the thing. So thank you very much for being with me on this Charts and Beyond number 35. यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, जिसके साथ भी शेयर कर सकते हैं शेयर कर लीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन भी दबा दीजिए. कोई कमेंट्स हो तो आई वेलकम इट, कोई कंप्लेंट्स हो वो भी आई वेलकम इट, कोई सजेशन हो इम्प्रूवमेंट के लिए, all of these are welcome. And until I see you again on the next side of the for another video, this is Dr. Narayan bidding you goodbye. Until next time.